फ्रेंड्स, जनरल साइंस के इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है फिजिक्स। विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं में भौतिक विज्ञान से पूछे गए प्रश्न और उससे संबंधित अनिवार्य तथ्यों पर आधारित ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर सामान्य विज्ञान की बात की जाए तो इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों आते हैं। तो अगर भौतिक विज्ञान में कुछ तथ्य देखे जाएं तो अक्सर पूछा जाता है प्रकाश की निर्वात में चाल क्या है। तो पहली बात तो यहाँ पे निर्वात क्या चीज़ होती है। निर्वात से हमारा मतलब है ऐसा स्पेस या ऐसी स्थान जहाँ पर किसी भी प्रकार की गैस या कुछ भी ना हो, बिल्कुल वो खाली हो, शून्य स्थिति हो, तो उसको निर्वात कहते हैं। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं हमारे वायुमंडल में विभिन्न गैसें होती हैं लेकिन निर्वात बिल्कुल शून्य होता है। तो प्रकाश यानी लाइट की निर्वात में चाल कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, तो वो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये याद रखना है डेटा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और 1 नैनोमीटर की अगर बात की जाए तो 1 नैनोमीटर में 1 × 10⁻⁻9 मीटर होता है। यही अगर सेंटीमीटर की बात कर देंगे तो 1 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से पूछा गया है। चूंकि न्यूटन ने गति से संबंधित 3 नियम दिए थे, तो कई बार पूछा जाता है कि न्यूटन का कौन सा नियम गैलीलियो का नियम भी कहलाता है। तो न्यूटन का गति का पहला नियम, जिसको हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं, कि यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, बाहर से बल ना लगाया जाए, तो वस्तु जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहेगी। उसी को जड़त्व का नियम भी कहते हैं और इसी को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो न्यूटन का प्रथम नियम ही गैलीलियो का नियम कहलाता है। जबकि न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है, जिसमें अगर बंदूक चलाते हैं तो पीछे की ओर झटका देती है। तो ये सब जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। जैसा कि हमको पता है प्रकाश वर्ष भी कई बार पूछा जाता है किस का मापक है, तो प्रकाश वर्ष भी दूरी का मापक है, लेकिन प्रकाश वर्ष से भी बड़ी दूरी का मापक क्या है, पारसेक है। ठीक है, तो पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। और विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है अदिश राशि और सदिश राशि। तो अगर बात की जाए अदिश राशि, तो देखिए राशि में 2 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी 2 चीज़ें होती हैं? एक तो होता है दिशा। ठीक है, राशि में एक तो कोई भी काम करेंगे तो उसमें दिशा होगा, दूसरा होगा परिमाण। ठीक, परिमाण होगा, ठीक, यानी मात्रा। ठीक, तो इस तरीके से अगर किसी में दिशा नहीं है, सिर्फ परिमाण है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अदिश। मतलब नहीं, दिशा नहीं है, तो ऐसी राशि अदिश राशि कहलाएगी। और जिसमें दिशा और परिमाण दोनों है तो वो सदिश राशि कहलाएंगी। तो इस प्रकार अगर हम देखें अदिश राशि कौन कौन सी हैं, तो द्रव्यमान यानी कि भार, चाल, याद रखिएगा ये सब पूछी जाती हैं। द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप, दाब, दूरी और विद्युत विभव, ये सब अदिश राशि हैं। फिर से देखिए, द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप, दाब, इनको एक लाइन में याद रखिए तो याद रहेगा। ताप, दाब और कार्य, समय, ऊर्जा और दूरी और विद्युत विभव, ये सब अदिश राशि हैं। जबकि सदिश राशि की अगर बात की जाए तो भार, वेग, संवेग, विस्थापन, ठीक, ये तीनों वात से याद रख लीजिए। वेग, संवेग, विस्थापन, बल, त्वरण और बल आघूर्ण, ये सब सदिश राशियां हैं। वेग, संवेग, विस्थापन, बल, त्वरण, बल आघूर्ण और भार। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी कि भार जितना अधिक होगा, उसका जड़त्व यानी कि उसी अवस्था में, विराम अवस्था में वैसे ही पड़ी रहे, उतना अधिक होगा। भाई जितनी भारी वस्तु होगी, द्रव्यमान अधिक होगा तो उसको खिसकाना हटाना भी मुश्किल होगा, तो इसलिए उसका जड़त्व भी अधिक होगा। और हाइड्रोलिक मशीनें तथा ब्रेक, जितने भी हाइड्रोलिक मशीन होती हैं, जैसे देखिए अब कई बेड वगैरह भी आते हैं, उनमें हाइड्रोलिक होती है, हल्का सा उठाइए अपने आप ऊपर उठ जाएंगे प्रेशर पंप से। तो हाइड्रोलिक मशीन और ब्रेक जो होते हैं ये सब पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, पास्कल का दाब का सिद्धांत है द्रव्य का, तो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अच्छा, लोलक घड़ियां जो होती हैं उनमें आवर्तकाल होता है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि लोलक घड़ी को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, ध्यान रखिएगा।
यदि लोलक घड़ी को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, जबकि विषुवत वृत्त पर यानी 0 डिग्री अक्षांश पर या ध्रुवों की ओर हम ले जाएंगे तो आवर्तकाल घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्यों आवर्तकाल घट जाएगा, वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा लगता है, जबकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम लगता है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण से आवर्तकाल प्रभावित होता है। जितना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण लगाएंगे आवर्तकाल उतना घट जाएगा। यदि गुरुत्वीय त्वरण की बात की जाए, त्वरण माने गति, तो यदि गुरुत्वीय त्वरण शून्य हो तो आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि यदि गुरुत्वीय त्वरण की मात्रा बढ़ाई जाए तो क्या होगा, और यदि गुरुत्वीय त्वरण शून्य कर दिया जाए तो आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें यांत्रिक तरंगों की, ठीक है, तो हमें पता है कि तरंगों के संचरण यानी चलने के लिए कोई माध्यम आवश्यक होता है, यानी कि या तो कांच हो, हवा हो, जल हो। ये जो तरंगे होती हैं, चाहे ध्वनि हो चाहे प्रकाश, ये तरंगे इनके संचरण के लिए माध्यम होता है। और ये जो तरंगे होती हैं, ये तरंगे भी दो प्रकार की होती हैं। एक तो अनुप्रस्थ तरंग, ये इस प्रकार की तरंग अनुप्रस्थ हो गई, और ऐसे तरंग जो हो गई ये अनुदैर्घ्य तरंगे हो गई। तो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं और अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। यदि अनुप्रस्थ की बात की जाए, मतलब इस प्रकार की तरंगे, तो ये कौन सी होती हैं, ये जलीय तरंगे हैं। जल ऐसे ही तो चलता है इसी दिशा में। और भूकंप में जो एस तरंगे बनती हैं ये भी अनुप्रस्थ तरंगे हैं। भूपृष्ठ पृथ्वी पर जो तरंगे चलती हैं वो भी अनुप्रस्थ तरंगे हैं। जबकि अगर अनुदैर्घ्य तरंगों की बात की जाए तो ध्वनि तरंगे, याद रखिएगा महत्वपूर्ण है, ये अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, ध्वनि ऐसे ऐसे गति करती है। भूकंप की जो पी तरंगे हैं वो भी अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ध्वनि तरंगों से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि ध्वनि में तारत्व जितना अधिक होगा आवाज़ उतनी पतली होगी, इसीलिए महिलाओं में तारत्व अधिक होता है तो आवाज़ पतली होती है। वायु में ध्वनि की चाल पूछी गई है तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक, और कई बार पूछा गया प्रतिध्वनि के लिए। प्रतिध्वनि क्या होती है कि हमारी ही आवाज़ किसी अंतिम माध्यम से टकरा करके हम ही को लौट कर सुनाई दे तो उसको प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और श्रोता के मध्य की ये जो दूरी होती है ये 17 मीटर होनी चाहिए। 16.6 मान होता है, 17 माना जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार अगर हम देखें तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, यूवी रेज, एक्स रेज, गामा किरणें, ये जितनी भी किरणें हैं ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। किसके अंतर्गत आती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक, और -40 डिग्री सेल्सियस ऐसा ताप है जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट ये इनका मान एक ही हो जाता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो -40 डिग्री ताप पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों का तापमान एक हो जाता है। और सूर्य एवं तारों का ताप मापना हो तो हमें पता है सूर्य का तापमान बहुत ज़्यादा होता है। तो सूर्य का तापमान जिससे मापा जाता है उसको कहते हैं पूर्ण विकिरण तापमापी, पूर्ण विकिरण तापमापी। और ये स्टीफन के नियम पर कार्य करती है। ठीक है, पूर्ण विकिरण तापमापी हेलियोमीटर बोलते हैं उसको, ये स्टीफन के नियम पर कार्य करती है। अब कई बार कई उदाहरण देकर के पूछ ले जाते हैं कि ये किसके उदाहरण हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन के कौन कौन से उदाहरण हैं कि जल में डूबी हुई छड़ का टेढ़ा दिखाई देना। कई बार हम लोहे की कोई रॉड जल में जितना हिस्सा डुबोते हैं उतना हिस्सा कुछ उठा हुआ टेढ़ा दिखाई देता है, तो ये प्रकाश का अपवर्तन है। इसी प्रकार से जल में जो मछली डूबी हुई होती है वो अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, जबकि जितनी नज़दीक वो दिखाई देती है उतना होती नहीं है, तो ये भी प्रकाश का अपवर्तन है। रात में तारों का टिमटिमाना कई बार पूछा गया है, ये भी प्रकाश का अपवर्तन है। अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखें तो कांच का चटका हिस्सा चमकना, कांच जहाँ पर चिटका होता है वहाँ पे हल्की सी उसमें चमक रहती है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। मृग मरीचिका जो दिखाई देती है, लगता है कि रेगिस्तान में पानी है लेकिन वो पेड़ पौधों की छाया होती है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। हीरे का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ठीक है, इसी प्रकार से कई बार पूछा गया परीक्षा में प्राथमिक रंग कौन होते हैं। तो जैसे ताश में नहला होता है उससे याद रखना हमको, नहला, नीला, हरा, लाल, नहला, ये प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग ये होते हैं नीला, हरा, लाल। अब दर्पण से भी संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो हमको पता है कि दर्पण जो है वो शीशा है, और दर्पण से जो है लेंस की क्षमता
देखते हैं डायोप्टर में मापी जाती है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। लेंस की क्षमता का है किस में नापी जाती है? डायोप्टर में। अब दर्पण अगर समतल है यानी बिल्कुल सपाट, तो इसका प्रयोग जैसे हम लोग अपना जो है चेहरा देखने के लिए यूज करते हैं, तो चेहरा देखने वाला या पेरिस्कोप में यूज होने वाला या सोलर कुकर में समतल दर्पण। अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण जो है वो आपका निकट दृष्टि दोष में प्रयोग होता है, याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अवतल दर्पण, दंत चिकित्सक का अवतल दर्पण, सेविंग मिरर अवतल दर्पण, टार्च सर्च लाइट में अवतल दर्पण। और वाहन में देखिए, वाहन की जो हेड लाइट होती है, जो आगे जहाँ पर लाइट जलती है उसको हेड लाइट बोलते हैं, और पीछे की कार देखने के लिए उसको साइड लाइट बोलते हैं। तो वाहन की हेड लाइट में अवतल दर्पण और साइड लाइट में उत्तल दर्पण होता है। सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण यूज कर सकते हैं, ठीक है, समतल दर्पण अवतल दर्पण दोनों सोलर कुकर में। और उत्तल दर्पण जो है ये दूर दृष्टि दोष में प्रयोग होता है, धूप के चश्मे बनाने में भी और वाहन की साइड लाइट में, ठीक। तो इस प्रकार ये कुछ दर्पण से संबंधित तथ्य थे। अगर चालकता की बात की जाए कि विद्युत किसी भी माध्यम में प्रवाहित हो सकती है कि नहीं, तो उसको चालकता कहते हैं। और चालकता का एसआई या मात्रक कई बार पूछा गया है, तो उसी को सीमेन या ओम की पावर -1 या मोह भी कहते हैं। जिनमें विद्युत बह सकती है उनको हम सुचालक कहेंगे, जिनमें बहुत ज़्यादा बहती है उनको अतिचालक कहेंगे, जिनमें विद्युत बिल्कुल नहीं बहती है जैसे लकड़ी सूखी हुई तो उसको हम कुचालक कहेंगे, और इसी प्रकार से जिसमें सेमीकंडक्टर होगा उसको अर्धचालक कहेंगे। तो सुचालक देख लीजिए, सोना चांदी तांबा एल्यूमिनियम, कौन कौन से हैं? सोना चांदी तांबा एल्यूमिनियम। और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है, उसके बाद तांबा होता है। नंबर 1 पर विद्युत का सुचालक है सर्वाधिक चांदी, नंबर 2 पे तांबा। अर्धचालक ज़्यादातर ये इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने में यूज होते हैं, इनका बहुत प्रयोग होता है। तो अर्धचालक सिलिका और जर्मेनियम है, ये बहुत पूछे जाते हैं, सिलिका और जर्मेनियम। अतिचालक में आपका जस्ता और एल्यूमिनियम है, ये अतिचालक हैं। डायोड वाल्व क्या होता है? ये एसी करंट को डीसी करंट में बदलते हैं। डायोड वाल्व एसी करंट को डीसी करंट में बदलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से उत्तोलक बहुत पूछा जाता है अलग अलग परीक्षाओं में। उत्तोलक में क्या होता है कि 3 चीज़ें होती हैं, भार होता है, आयास होता है और आलंब होता है। इन्हीं तीनों की स्थितियों के आधार पर उत्तोलक का निर्धारण होता है। 3 तरीके के उत्तोलक होते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। इनके उदाहरण याद रखने हैं हमको। प्रथम श्रेणी का उदाहरण है उत्तोलक का कैंची, प्लास, सड़सी, जम्बूट, जम्बूट जिससे कीलें उखाड़ी जाती हैं, हैंड पंप, शीश झूला और साइकिल के ब्रेक। साइकिल के ब्रेक प्रथम श्रेणी उत्तोलक हैं। इनमें से ज़्यादातर पूछे जाते हैं कैंची, सड़सी, साइकिल ब्रेक और हैंड पंप। द्वितीय श्रेणी उत्तोलक की अगर बात करें तो सरौता, पहिया, कूड़ा गाड़ी, नींबू निचोड़ने की मशीन। द्वितीय श्रेणी में ये याद रखना है कि जो भार वाली वस्तु होती है जिस पर काम करना है वो मध्य में होती है, बीच में रखी जाती है। जैसे सरौते में भी ये आगे का किनारा होता है, ये हाथ से पकड़ने वाले हैंडल, भार बीच में है। नींबू दाबने वाली मशीन में भी भार बीच में, तो द्वितीय श्रेणी में भार बीच में। जबकि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में चिमटा और मानव का हाथ भी तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। इस प्रकार से कई बार परीक्षाओं में अलग अलग भौतिक राशियां और उनके मापन की इकाई पूछी गई है जो महत्वपूर्ण है। जैसे दाब, दाब की इकाई पास्कल है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब को किससे नापते हैं? बैरोमीटर से। ध्वनि प्रबलता की डेसिबल है। मानव स्वास्थ्य के लिए कितनी सहन क्षमता है ध्वनि की? तो 80 डेसिबल है। और पत्तों के सरसराहट में 20 डेसिबल की आवाज़ आती है। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्राम में हम मापते हैं। नव संचालन दूरी नॉटिकल मील में मापते हैं। इसी प्रकार से ऊष्मा के लिए कैलोरी, कैलोरी में ऊष्मा का मापन किया जाता है, ठीक है। विद्युत विभवांतर की अगर बात की जाए तो ये वोल्ट में। ताप के लिए डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सब है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। जल बहाव का क्यूसेक है, ठीक है। ओजोन की परत मोटाई पूछी गई है, डॉप्सन में नापते हैं। ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन में है। चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र टेस्ला, टेस्ला नाम से अमेरिका की फेमस कंपनी भी है, ठीक है।
समतल कोण का रेडियन, या कोण भी कहें तो कोण का मात्रक रेडियन ये पूछा गया, और घन कोण का स्टेरेडियन, ये महत्वपूर्ण मात्रक हैं। इसी प्रकार से कुछ मापक यंत्र हैं, ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे वायु का वेग हमको नापना है तो एनीमोमीटर, ये कई बार पूछा गया है। विद्युत धारा के लिए अमीटर, उच्च तापमान के लिए पायरोमीटर, ठीक है। इसी प्रकार से वाहन द्वारा दूरी तय करने में ऑडोमीटर, ठीक। वाहन द्वारा दूरी तय करने में जो पहिए में लगा रहता है मीटर दूरी बताता है वो ऑडोमीटर। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर। दूध का घनत्व, तो दूध में लैक्टोज होता है इसीलिए लैक्टोमीटर। रक्तचाप मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर, ये ब्लड प्रेशर नापता है। प्रकाश की तीव्रता के लिए लक्स मीटर, ठीक है। ये सब पूछे गए हैं अलग अलग परीक्षाओं में। इसी प्रकार से भूकंप का अंकन के लिए सिज्मोग्राफ, भूकंप की तीव्रता के लिए रिक्टर स्केल, और समुद्र की गहराई के लिए फेदोमीटर, ठीक। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर, और जबकि तीव्रता का स्तर मापना हो अगर तो फोनोमीटर, ठीक है। तीव्रता का स्तर नापना हो तो फोनोमीटर, और सिर्फ तीव्रता नापनी हो ध्वनि की तो ऑडियोमीटर। इसी प्रकार से कुछ उपकरण हैं जो ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं, ये भी पूछा जाता है। जैसे सोलर सेल, तो सोलर सेल क्या करते हैं, सूर्य की जो ऊर्जा मिलती है उससे क्या बना देते हैं, विद्युत। जैसे सोलर पैनल लगा करके हम लोग सूर्य की ऊर्जा को खींचते हैं और बिजली का पंखा चलाते हैं, तो सोलर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। लाउड स्पीकर बड़ा आसान है, बिजली से चलता है तो विद्युत ऊर्जा को बदलेगा किस में, ध्वनि में। ट्यूब लाइट, तो ये विद्युत ऊर्जा को किस में, प्रकाश में लाइट जलती है। डायनमो महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। जैसा कि हम लोग देखते हैं डायनमो के उदाहरण जनरेटर वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, यंत्र हैं और विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। विद्युत बल्ब भी क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में, और जो कि बल्ब से गर्मी भी पैदा होती है 100 वाट के, इसीलिए ऊष्मा में भी। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को, सेल क्या करता है, सेल में रसायन होते हैं, लिथियम आयन बैटरी वगैरह विद्युत में। इसी प्रकार से सितार क्या करेगा, सितार वाद्य यंत्र है बजाने वाला, तो यांत्रिक ऊर्जा इलेक्ट्रिक है, ध्वनि में बदल देगा। पवन चक्की क्या करती है, वायु ऊर्जा है गति के रूप में, तो उसको गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जैसे मिक्सी वगैरह है। मोमबत्ती क्या करती है, मोमबत्ती रसायन से बनी होती है, तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा में। माइक्रोफोन क्या करेगा, ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में। इसी तरीके से हीटर क्या करेगा, हीटर बिजली से चलता है तो विद्युत ऊर्जा को बदलेगा ऊष्मीय ऊर्जा में। तो इस प्रकार हमने कई महत्वपूर्ण टॉपिक देखे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और जनरल साइंस जो है वो विभिन्न परीक्षाओं में, जैसे बीओ हो गया, आरओ हो गया, पीसीएस हो गया, सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू।